हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सत्यवीर सिंह। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारी पहली क्लास भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में हो चुकी है और आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और उनकी विद डिटेल आज हमारी ये दूसरी क्लास होने वाली है। तो साथियों, जैसा कि बात हो चुकी है कि भारतीय संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तो उसी समय 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। तो साथियों, हमारे संविधान में आप बात करें कि कितनी समितियां बनी थी। जब भारतीय संविधान में 22 समितियां बनी थीं, जिसमें कुछ प्रमुख समितियां थीं, जैसे संघ शक्ति समिति, संघ समिति, झंडा समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब थे और प्रारूप समिति में अगर सदस्यों की बात करें तो 7 सदस्य थे। तो साथियों, बात करते हैं एक बार फिर। आज हम चलेंगे भाग 1 से लेकर अनुच्छेद भाग 1 के बारे में और उसके आर्टिकल के बारे में। तो देखते हैं क्या है। आइए, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था भाग 1। भाग 1 में क्या है, जो भारत है वो राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ है और ये यहाँ पे चलेंगे भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि है पहला आर्टिकल हमारा 1। आर्टिकल 1 में क्या है कि संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र, जैसे कि संघ का क्या नाम रखा जाएगा और उसके राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। तो इसमें क्या है कि संघ का नाम क्या है। हमारे संघ का नाम है भारत अर्थात इंडिया। हमारे संघ का नाम है भारत अर्थात इंडिया, यानी कि जो संघ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। कोई भी राज्य अगर अपनी मर्जी से चाहे कि वो भारत से अलग हो सकता, तो ऐसा हमारा संविधान अनुमति नहीं देता है और कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। संघ चाहे तो, अगर संघ चाहे तो किसी भी राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर सकता है या नए राज्यों के निर्माण कर सकता है। तो भारत संघ किसी भी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकता है और नए राज्यों के निर्माण के लिए कोई भी काम कर सकता है संघ अर्थात भारत। तो संघ में आप देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। संघ में, भारतीय संघ में क्षेत्र के, भारतीय संघ में 3 क्षेत्र हैं। एक हो गया राज्य क्षेत्र और उसके साथ आता है केंद्र शासित प्रदेश, फिर आता है अर्जित क्षेत्र। जो मान लीजिए आपके हमने किसी युद्ध में कोई हमने क्षेत्र जीत लिया हो, तो जो भूभाग हमें प्राप्त हुआ है वो अर्जित क्षेत्र, वो इसी में आते हैं। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2 में देखेंगे क्या है। आर्टिकल 2 में है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। भारत में नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा और नए राज्यों का हम निर्माण कैसे करेंगे, उनकी स्थापना कैसे होंगी, इस पे जो कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी और जो इस पर संसद कानून बनाएगी वो साधारण बहुमत का संशोधन होगा। यानी कि साधारण बहुमत का संशोधन वो होता है जो हमारा भाग 20 है और आर्टिकल 368 है, उसमें साधारण बहुमत के जो संशोधन होते हैं वो उसमें काउंट नहीं होते हैं। तो इस पर जो कानून बनाएगी संसद, वो साधारण बहुमत का संशोधन होगा और आर्टिकल 368 में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का निर्माण, उनके नामों सीमाओं में परिवर्तन कैसे होगा। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का हमें निर्माण करना है या किसी राज्य का हमें नाम चेंज करना है या उनकी सीमाओं में हमें परिवर्तन करना है, तो उस पर भी कानून संसद ही बनाएगी और वो भी साधारण बहुमत का संशोधन होगा, यानी कि वो भी
आर्टिकल 368 जो है उसमें नहीं काउंट होगा, यानी कि साधारण बहुमत में वो काउंट नहीं होगा और इस पर भी कानून संसद ही बनाएगी। आर्टिकल 4 इतना मोस्ट नहीं है, यानी कि हम देखें तो भाग 2, यानी कि हमारा पहला भाग है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक चलता है, और उसके बाद जिसमें कि संघ व उसका राज्य क्षेत्र था, उसके बाद देखते हैं भाग 2 यानी कि नागरिकता के संबंध में भाग 2 चलेगा हमारे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो बात करते हैं भाग 2 नागरिकता के बारे में। नागरिकता यानी कि किस तरह से भारतीय नागरिकता ली जा सकती है, किस तरह से भारतीय नागरिकता को त्यागा जा सकता है, सरकार चाहे तो वो भी भारतीय नागरिकता छीन सकती है। तो ये है आर्टिकल 5 से 11 तक। अब हमने नागरिकता ली कहाँ से है, तो भारतीय नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से ली गई है। हमने जो संविधान बनाया था तो भारतीय नागरिकता के बारे में जो प्रावधान लिए हैं वो ब्रिटेन से लिए हैं, और भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसमें आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते, चाहे कि आप स्टेट की अलग नागरिकता रहें या देश की अलग नागरिकता रखें, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपके पास एक ही नागरिकता होगी, भारतीयता, वो भी है एक ही नागरिकता होगी, भारतीयता। बात करते हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था उस टाइम पर नागरिकता का प्रावधान किया था, या कैसे आप भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात है आर्टिकल 5 में। उसके जस्ट बाद आता आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में क्या है कि पाक से आने वाले, यानी कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत में आएगा और वो यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है तो उनके लिए प्रावधान है कुछ। जो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या नियम हैं, क्या क्या शर्तें हैं, उसके बारे में जो बताया गया है आर्टिकल 6 में बताया गया है। अब ऐसे ही देखिए आर्टिकल 6 के बाद आर्टिकल 7 क्या है, जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति हैं। आर्टिकल 7 में है जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान क्या रहने वाला है, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या नियम बनाए हैं सरकार ने उनके लिए। तो आर्टिकल 7 में यही दे रखा, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाएगा उसके लिए नागरिकता के संबंध में बताया गया। आर्टिकल 8 में क्या है कि भारत से बाहर रहने वाले, जो भारत से बाहर रह रहे हैं भारतीय नागरिक, और उद्भव के कुछ व्यक्तियों, जो भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं और उद्भव के कुछ व्यक्ति हैं, जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, जो भी हैं, के नागरिकता के अधिकार क्या क्या हैं। जो व्यक्ति मान लीजिए आप भारत से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं सरकार ने, क्या क्या हमारे संविधान में प्रावधान बनाए गए हैं कि आप भारत से बाहर रह रहे हैं, उनके बारे में जो जानकारी दी गई है वो आर्टिकल 8 में बताया गया। ऐसे ही देखते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में के स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता का न होना। जैसा पहले ही बताया है कि भारतीय नागरिकता जो है एकल नागरिकता है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसमें आर्टिकल 9 में यही बताया गया है कि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता का न होना है, समाप्त हो जाना। आर्टिकल 10 क्या कहता? आर्टिकल 10 में बात करते हैं कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि आपकी नागरिकता के अधिकार कैसे बने रह सकते हैं। अनुच्छेद 10 हमारा यही बताता है कि भारतीय नागरिकता किस तरह से बनी रह सकती है। तो नंबर 1 देखिए, भारतीय नागरिकता की प्राप्ति। आप भारतीय नागरिकता किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में है। यानी कि आप जन्म से, अगर आपका जन्म यहीं पर हुआ है और आपके माता पिता भारत के रहने वाले हैं तो आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे। नंबर 2 है वंश परंपरा से, कि आपका परिवार सदियों से भारत में रह रहा है और आपका भी जन्म फिर यहीं पर हुआ है, तो अब वंश परंपरा से आपको स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। आपको कहीं भी इसके लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे नंबर पर अर्जित भूभाग।
ये अर्जित भूभाग क्या है? मान लीजिए आपने भारत ने किसी देश पर हमला करा और उसके बाद जो देश का जो उसका अर्जित भूभाग हमने प्राप्त कर लिया है उसको, या जो क्षेत्र हमने जीत लिया है उसमें जो नागरिक होंगे फिर उनको भारतीय नागरिकता ही दी जाएगी। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ये पंजीकरण। आप पंजीकरण के द्वारा भी 5 वर्ष में, आप 5 वर्ष से भारत में रह रहे हैं और आपने पंजीकरण करा दिया है तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। देशीयकरण 10 वर्ष के अनुसार, आपको अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया है और सरकार को भी नहीं बताया है तो उसके आधार पर आपको 10 वर्षों बाद ही भारतीय नागरिकता मिलेगी। बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति। अब ये तो हमने बात करी कि भारतीय नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। आगे बात है कि भारतीय नागरिकता को किस तरह से समाप्त हो सकती है। भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आप छोड़ सकते हैं स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है कि दूसरे देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली है तो स्वतः भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तीसरा है, अच्छा ये तो कोई आपने स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ी या फिर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करी। ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार नागरिकता छीन सकती है आपसे। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसके छीनने के कारण क्या हो सकते हैं ये देखिए। भारतीय नागरिकता सरकार क्यों छीनेगी? इसके कारण है कि संविधान के प्रति अनिष्ठा, आप भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, आप भारतीय संविधान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है। दूसरे नंबर पर है युद्ध के समय, मान लो किसी भी देश से भारत की युद्ध चल रहा है तो आप पड़ोसी मुल्क के या जिस देश से युद्ध चल रहा है उससे, शत्रु से भारतीय हाथ मिला लें या उसकी सहायता करें शत्रु की, तो उस आधार पर भी आपकी नागरिकता, शत्रु की सहायता करने पर भी आपकी नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है। दूसरा क्या, 7 वर्ष तक। तीसरा कारण क्या है कि आप 7 वर्ष तक भारत सरकार को कोई सूचना नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं, उसके आधार पर भी बिना सूचना दिए आप 7 वर्ष तक अगर देश से बाहर रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। बात करते हैं आर्टिकल 11। इसमें क्या, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाएगी, जो नागरिकता अधिनियम आया हमारा, जो नागरिकता अधिनियम आया है हमारा 1955, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर सकती है कौन? संसद। जो नागरिकता अधिनियम 1955 है इसमें संसद संशोधन कर सकती है। यह हो गई भाग, यानी कि 5 से 12। अब 12 आर्टिकल इतना कोई खास नहीं है। अब बात करते हैं कि भाग 3 के बारे में, मूल अधिकार। भाग 3 के बारे में बात करते हैं कि मूल अधिकार 5 से 11 हो गया हमारा नागरिकता भाग है। हम भाग 3 में मूल अधिकार आर्टिकल इसमें दे रखे हैं 12 से 35 के बारे, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आपके क्या हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स क्या दिए गए हैं और कितने हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो यूएसए से लिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स का स्रोत है वो अमेरिका से लिए गए हैं। और प्रारंभ में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे, उनकी संख्या 7 थी। लेकिन जो एट प्रेजेंट जो भारत में व्यक्तियों को, नागरिकों को इस टाइम फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं उनकी संख्या 6 है। आइए जानते हैं क्या है इनमें। यह देखिए आप, समानता का अधिकार नंबर 1 पे मिलेगा आपको, समानता का अधिकार। जो फंडामेंटल राइट्स से पहला है उसमें समानता का अधिकार, और ये हमारा चलेगा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद दूसरा है हमारा अधिकार ये स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार चलेगा हमारे अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरे नंबर पर जो हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये चलेगा आपका 23 से लेकर 24 तक। जो हमारा चौथा अधिकार मिला है हमें वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और यह हमारा चलेगा आर्टिकल 25 से 28 तक। इसके बाद आता है हमारा पांचवा अधिकार जो हमें है वह शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार इसमें आपको मिलेगा ये आर्टिकल 29 और 30, इसमें दो ही आर्टिकल हैं। जो हमारा छठा अधिकार है संपत्ति का अधिकार, अब एट प्रेजेंट अब तो संपत्ति का अधिकार नहीं है और इसको समाप्त कर दिया गया है, और ये जो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था तो इसको समाप्त कर दिया गया है 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। जो 44वां संशोधन हुआ था इसके लिए 1978 में, उसको जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है समाप्त किया था 1978 में, तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे थे मोरारजी देसाई, और बात करें कि राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट की तो उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, और यानी कि पहले प्रेसिडेंट हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जो तो ये अब ये छठा तो जो मूल अधिकार है तो समाप्त हो गया। तो अगर हम कहते 1 2 3 4 5 अधिकार हो गए, ये समाप्त हो गया तो हमारे 5 है। तो आइए जो 7वें नंबर पर अधिकार है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक चलेगा। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें है जो आर्टिकल 32 से 35 तक चलेगा, और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ये हो गई हमारे कितने मूल अधिकार हैं। हमने इन मूल अधिकारों के बारे में जाना है। अब देखते हैं कि हमारा जो अनुच्छेद 12 है इसमें क्या है कि राज्य शब्द की परिभाषा संसद, राज्य शब्द की परिभाषा उसमें क्या आएगा, संसद या विधानसभा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या LIC, सेल, प्राइवेट संस्था, इतनी जितनी भी हैं ये इसी में आएंगे आर्टिकल 12 में, राज्य शब्द की परिभाषा में। बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 में क्या है, देखिए आर्टिकल 14 में है हमारा विधि के समक्ष समानता। जो कानून के समक्ष समानता है उसके बारे में आपको आर्टिकल 14 में बताया गया है। अब इसमें विधि के समक्ष समानता क्या है, विधि के समक्ष समानता ये है कि नागरिकों व गैर नागरिकों, नागरिक तो हो गए भारत के अपने देश के, जो गैर नागरिक हैं यानी कि जो विदेशों से भारत में आए हैं या पर्यटन के लिए आए हुए हैं, किसी और काम के लिए आए हों, दोनों को जो विधि के समक्ष समानता है वो सभी को दी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति विभेद नहीं करेगा आपके साथ। यानी कि धर्म के, जाति के आधार पर यानी कि विभेद करते हैं, कभी ये तो इस धर्म का, इस धर्म का है, यानी कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। कारण कि आप किसी होटल में गए, कभी आप तो उस धर्म के, आपको जगह नहीं दी जाएगी, या किसी दुकान पर गए कि आपको सामान नहीं दिया जाएगा कि आप उस धर्म के हैं, तो ऐसा आप विभेद नहीं होगा, आर्टिकल 15 कह सकता। अच्छा, उसमें ही शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। इसी के अनुसार जो निजी शिक्षण संस्थानों में उनमें भी आरक्षण का प्रावधान है। और ये जो है, ये जो अधिकार हैं कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये केवल भारतीयों को लिए हैं, ये केवल भारतीयों के लिए हैं। और जो विधि के समक्ष समानता है वो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है।
और जो धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद जो नहीं होगा, यह शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण की बात कही गई है, यह निजी शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण की बात कही गई है, वो केवल इंडियंस के लिए कही गई है, सिर्फ भारतीयों के लिए। तो साथियों हो गई हमारे आर्टिकल 15 की बात। इसके बाद में है आर्टिकल 16 का 1। 16 का 1 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषयों में अफसरों की समानता, यानी कि सरकारी पदों में जितनी भर्तियां आएंगी उसके बारे में अफसर की समानता के बारे में जो आर्टिकल 16 का 1 में आपको प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 16 का 4 क्या कहता है कि सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग को आरक्षण, पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी को जो सरकारी वर्ग में आरक्षण का प्रावधान है वो आर्टिकल 16 का 4 में बताया गया है। और इसी में है 16 का 6। इसमें क्या है कि EWS को 10% का आरक्षण, यानी कि जो EWS है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उसमें से भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए 10% का आरक्षण की बात अभी कही गई है। यानी कि इसमें संशोधन हुआ था संविधान में, अनुच्छेद 103वां, जो संशोधन था 103वां संशोधन था और ये 2019 में हुआ था। जो 10% आरक्षण की बात कही गई है EWS के लिए, वो संविधान संशोधन था 103वां और ये 2019 में हुआ था। आगे बात करते हैं कि आर्टिकल 17, ये बहुत मोस्ट है, पेपर में ज़रूर ही पूछा जाता है। इसमें है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी कि SC और ST एक्ट, इसी के आधार पर ही SC और ST एक्ट बनाया गया है 1989 में। और इस जो अस्पृश्यता यानी कि आप किसी भी जाति के आधार पर किसी व्यक्ति से विभेद नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 है कि उपाधियों का अंत, सेना व शिक्षा को छोड़कर। आप जो भारत सरकार से आपको उपाधियाँ दी गई हैं उनको आप त्याग सकते हैं, लेकिन जो सेना में आपको उपाधियाँ मिली हैं या जो शिक्षा के क्षेत्र में आपको उपाधियाँ मिली हैं उनको छोड़कर आप बाकी जो उपाधियाँ मिली उनको त्याग सकते हैं। तो साथियों ये हमने बात करी है, आज अनुच्छेद 18 तक आ गए हैं भाग 3 के, यानी कि जो 12 से 35 तक चलेगा भाग 3 हमारा। आज हमने बात कर ली है कि अनुच्छेद 12 से 18 तक आ गए हैं हम इस क्लास में। इससे आगे की क्लास हमारी जारी रहेगी और ये हमारी 2020 की सीरीज़ है। हम आगे भी आपको पूरा संविधान इसी तरीके से कराएंगे। तो अगली क्लास देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और SK स्टडी वाला चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।